ज्यादा आसान है, बहू का या सास का? माँ जी, सास को काम ही क्या है, आपके सारे काम उंगलियों पे तो हो जाते हैं। कुछ भी। हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है ना। अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है। जो मुझे करना पड़ता है ना, वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड़ कैसा होता है। ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में, और बात पहाड़ों के वजन की कर रही हैं आप। तू ऐसा करती ही क्या है घर में बेटा, ये तो बता मुझे। मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, सब जादू से हो रहा है इस घर में। अरे, एक दिन मेरा काम करोगी तो समझ आएगा। ओके ओके, शट अप। कल से मैं घर के काम करूंगी और तू मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना, ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये सास बहू की डील के बारे में रश्मि के पति अमन को नहीं पता था, और ना ही अमन के पिताजी सुरेश जी को। पर गेहूं के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, ये दोनों भी पीसने वाले थे। सुबह अमन उठकर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए हैं। अरे रश्मि, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? अपनी माँ से पूछो ना, उन्हीं का काम है ये। अमन अपनी माँ के पास जाता है। अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या माँ? हाँ, देना तो मुझे ही चाहिए, पर तेरी बहू ने कपड़े धोने ही नहीं डाले, तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा। हैं? ऐसा क्यों? कपड़े तो धोने आप ही देते हो ना माँ? अरे बहू ने तुझे बताया नहीं, अब हम अदल बदल गए हैं। मैं अब बहू और तेरी बीवी सास। अमन परेशान हो गया। वो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द के कारण झुककर घर साफ नहीं कर पा रही थी, और ना ही खाना बनाना याद रख पाई। उधर रश्मि पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी, और 300 रुपए का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था। पर दोनों का ही घमंड कैलाश पर्वत से भी बड़ा था, और दोनों ही खेमे एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं, तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपीते लाकर रख देती हैं। अरे माँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव के साथ सलाद। माँ जी खाना बनाना भूल गई लगता है। अरे एक एक चमन्नी का हिसाब है मेरे पास, खाना बनाना कैसे भूल जाऊंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ले, एक फल खा ले। रात को सुरेश जी और अमन अपनी मीटिंग बिठाते हैं अकेले में। बाबूजी, इनकी लड़ाई के कारण ना हमें ठीक से खाना मिल रहा है, उल्टा घर के सारे काम रुक गए हैं। हाँ बेटा, 2 भैंसों की लड़ाई में बेचारे खेत के पौधों का भी नुकसान हो रहा है। पर पापा, क्या बताऊं आपको, मैंने माँ को इस महीने की 2 तारीख को बिजली के बिल के पैसे दिए थे। आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मि उन पैसों से गैस सिलेंडर ले आई। अच्छा, तो सिलेंडर के पैसों का क्या हुआ? अब सिलेंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबूजी, हमारे घर पर गैस की पाइपलाइन लगी है ना। बेटा, इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घमंड के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर डालेंगे ये दोनों। अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रात ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं, और सुबह जब रश्मि और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पति साड़ी पहनकर चढ़ाव पर सब्जियां काट रहे हैं। अरे, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अरे क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी भी बचपन से किसी की बहू बनने की इच्छा थी, तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू, मैं मिडल बहू,
समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। रामू का सपना था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर बगीचा बनाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन रामू ने गांव के बुजुर्ग से सुना कि पहाड़ी के दूसरी ओर एक जादुई फूल खिलता है। इस फूल के पास एक शक्ति है, जो भी उसे देखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। रामू ने तय किया कि वह उस फूल को खोजने जाएगा। रामू ने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए कई मील चलकर पहाड़ी तक पहुंचने का साहस किया। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार रामू ने जादुई फूल को एक चमकदार झील के किनारे पाया। वह फूल सुनहरे रंग का और बहुत सुंदर था। उसने फूल को छूते ही अपनी इच्छा बताई। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपनी पत्नी के लिए एक खूबसूरत बगीचा बना सकूं। फूल ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। रामू के पास ढेर सारा धन आ गया। वह खुशी खुशी गांव लौटा और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर बगीचा बनाने लगा। बगीचा बहुत खूबसूरत हो गया और गांव के लोग उसे देखने आते थे। लेकिन धीरे धीरे रामू ने अपने धन और सफलता पर घमंड करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों की मदद करना बंद कर दिया और सिर्फ अपने लिए जीने लगा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ धन का लालच छा गया। एक दिन जब रामू बगीचे में खेल रहा था, अचानक जादुई फूल फिर से उसकी आंखों के सामने आया। फूल ने कहा, रामू, तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन तुमने अपनी असली खुशियों को भुला दिया। घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया है। रामू ने महसूस किया कि धन से अधिक महत्वपूर्ण उसकी सच्ची खुशियां और गांव के लोगों का प्यार था। उसने फूल से माफी मांगी और अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया। रामू ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपनी सारी दौलत को साझा किया और लोगों के बीच खुशी फैलाने का प्रयास किया। गांव फिर से खुशहाल हो गया और रामू को अपनी सच्ची खुशी मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और सफलताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष केवल दूसरों के साथ मिलकर जीने में है। घमंड हमें हमारी असली खुशियों से दूर कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। गांव का नाम था सुखपुर, जहां हरियाली चारों ओर फैली हुई थी। गांव के लोग मेहनती थे और खेती करते थे। उनमें से एक किसान था रामू। वह अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत करता था और गांव में सभी उसे पसंद करते थे। रामू की पत्नी सुमित्रा हमेशा उसके साथ रहती थी और उसके सपनों को पूरा करने में मदद करती थी। एक दिन रामू ने अपने खेत में देखा कि फसल ठीक से नहीं बढ़ रही थी। उसने सोचा, क्या मुझे अपनी फसल के लिए किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए? उसने तय किया कि अगले दिन वह शहर जाकर कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेगा। रामू सुबह जल्दी उठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वहां उसने विशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या बताई। विशेषज्ञ ने कहा, आपको अपने खेत में सही खाद और पानी की जरूरत है। साथ ही फसल की देखभाल के लिए नियमित रूप से काम करना होगा। रामू ने विशेषज्ञ की बातों को ध्यान से सुना और अपने खेत की स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। रामू ने अपने खेत में विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार खाद डालना शुरू किया और नियमित रूप से पानी देने लगा। सुमित्रा ने भी उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। कुछ हफ्तों बाद रामू के खेत में फसल अच्छी तरह से बढ़ने लगी। रामू और सुमित्रा बहुत खुश थे। लेकिन तभी एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं ने रामू के खेत में लगे सभी पौधों को नष्ट कर दिया। रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? सुमित्रा ने उसे सांत्वना दी और कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम फिर से कोशिश करेंगे। रामू और सुमित्रा ने फिर से अपने खेत को तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने फिर से बीज बोए और मेहनत शुरू की। इस बार उन्होंने गांव के अन्य किसानों से भी मदद मांगी। सभी मिलकर काम करने लगे और एकजुट होकर खेतों को नया जीवन देने लगे।
कुछ महीनों बाद रामू की फसल तैयार हुई। गांव में हर कोई रामू की मेहनत की तारीफ कर रहा था। फसल अच्छी होने के कारण रामू ने बाजार में अपनी फसल बेची और अच्छे दामों पर बेचकर गांव के लिए एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। उत्सव के दिन गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। रामू ने सभी को अपने घर बुलाया और एक बड़ा भोज आयोजित किया। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, हम सब मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, एकता में ही शक्ति है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत, एकता और सकारात्मकता से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। रामू और सुमित्रा की मेहनत ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी।